नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ उसके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में यद्यपि कोई बड़ा प्रश्न तो नहीं बनेगा आपसे, युद्ध की घटनाक्रम के बारे में तो पूछा नहीं जाता है, परंतु इसमें से कुछ छोटे प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। और यहाँ कोई विशेष चीज ज्यादा समझाने वाली नहीं है, इसलिए मैं एक बार नोट्स कॉपी से ही आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो भी चीजें हैं। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद में पड़ता है, खमनोर के पास। तो यहाँ हम आगे बात करते हैं कि संपूर्ण मेवाड़ और महाराणा प्रताप को अपने अधीनस्थ लाने के लिए अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना राणा प्रताप के विरुद्ध भेजी। हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने 4 दूत मंडल पहले भेजे थे, जिनमें पहला जलाल खां के नेतृत्व में, दूसरा मानसिंह के नेतृत्व में, तीसरा भगवंत दास के नेतृत्व में और चौथा टोडरमल के नेतृत्व में दूत मंडल गए थे, परंतु किसी को भी उनमें से सफलता नहीं मिली और महाराणा प्रताप ने किसी भी सूरत में अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो जब प्रताप को किसी भी प्रकार से अधीनस्थ नहीं ला सका अकबर, तो उसने प्रताप और मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए एक बड़ी सेना भेजी मानसिंह के नेतृत्व में। मानसिंह जो आमेर के शासक थे। यहाँ पर जून 1576 में मानसिंह सेना सहित खमनोर गांव के पास आ डटा, राजसमंद में, हल्दी घाटी मैदान के पास। मुगल इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया था। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मानसिंह पहला व्यक्ति था जिसने इतनी बड़ी मुगल सेना का सेनापतित्व किया था। दूसरी ओर राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए तैयार थे और प्रताप की सेना के 2 भाग थे, हरावल सेना अर्थात सेना का अग्रिम भाग और पिछला भाग। जो हरावल सेना थी, अग्रिम जो भाग था, उसका नेतृत्व, राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी या हकीम खां सूर कर रहा था, जबकि दूसरा भाग जो था उसका नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। इसी प्रकार से मुगल सेना के भी 2 भाग थे, हरावल अर्थात आगे का भाग और पीछे का भाग। तो हरावल सेना का जो मुगल सेना का सेनापतित्व था वो सैयद हासिम के हाथ में था, अर्थात सैयद हासिम मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहा था और दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं मानसिंह कर रहा था। 18 जून 1576 को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध के प्रथम भाग में मुगल सेना का बल तोड़ने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने हाथी लूना को आगे बढ़ाया, जिसका मुकाबला मुगल हाथी गजमुक्ता ने किया। तो यहाँ पर लूना और गजमुक्ता के बीच में लड़ाई होती है, और लेकिन लूना का जो महावत था, जो उसको चलाने वाला था, वो घायल हो गया और घायल होने के कारण से राणा को अपना दूसरा जो विख्यात हाथी था राम प्रसाद, उसको मैदान में उतारना पड़ा। युद्ध का प्रारंभ प्रताप की हरावल अर्थात सेना के अगले भाग के भीषण आक्रमण से हुआ। मुगल सेना पर जो राजपूत सैनिक थे वो टूट पड़े और मुगल सैनिक राजपूतों की इस भीषण प्रहार को झेल नहीं पाए और भेड़ों की तरह इधर उधर भागने लगे, तितर बितर हो गई मुगल सेना। प्रारंभ में ऐसा लगने लगा था कि मुगल सेना जो है वो पराजित होकर के भाग खड़ी होगी, लेकिन उसी समय जब मुगल सेना इधर उधर भागने लग गई और पराजय का लगभग ऐसा हो गया था कि पराजित हो जाएगी, ऐसे समय में जो एक अन्य मुगल सेनापति था मेहतर खां, उसने एक अफवाह फैला दी कि स्वयं बादशाह सलामत अकबर एक बड़ी सेना के साथ युद्ध मैदान में आ रहे हैं। तो इससे युद्ध का जो रुख था वो बदल गया और भागती हुई जो मुगल सेना थी वो नए उत्साह और जोश के साथ पुनः लौट पड़ी। प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर खड़े होकर के या सवार होकर के, यहाँ पर ये जो खड़े शब्द है ये गलत लिखा हुआ है, तो आज को आप ठीक कर लेना। तो प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर के युद्ध लड़ रहे थे, जबकि मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर सवार था। युद्ध के दौरान चेतक का अगला पैर कट गया। कैसे कट गया? प्रताप ने बड़े ही वेग के साथ चेतक के दोनों पैरों को, आगे के दोनों पैरों को, जो मानसिंह का हाथी मर्दाना था उसके मस्तक पर टिका दिए थे, ताकि वो मानसिंह पर प्रहार भाले से कर सके। और तेजी से उसने प्रताप ने मानसिंह पर भाले से प्रहार किया, परंतु जो हाथी के ऊपर जो बना हुआ होता है उसको होदा कहते हैं, जिसमें मानसिंह बैठा था, मानसिंह ने नीचे झुक करके और प्रताप के भाले से अपनी जान बचाई। परंतु जो चेतक का अगला पैर था वो मर्दाना हाथी की सूंड में एक कटार के लगे होने के कारण से उस कटार से उसका चेतक का अगला पैर कट गया और वो घायल हो गया। जब पैर कट जाने से घायल हो गया तो प्रताप भी संकट में आ गया और प्रताप को संकट में देख करके बड़ी सादरी का जो झाला बीता था
उसने राजकीय छत्र स्वयं धारण कर लिया और युद्ध जारी रखा। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। महाराणा प्रताप का जब चेतक घायल हो गया था घोड़ा, तो उस समय वो संकट में आ गए थे और उनके स्थान पर बड़ी सादड़ी के झाला बीदा ने राजकीय छत्र धारण करके और युद्ध जारी रखा था। यहाँ पर ये चीज आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि संग्राम सिंह राणा सांगा के समय भी ऐसी घटनाक्रम हुआ था। जब राणा सांगा घायल हो गया था युद्ध में, तब सादड़ी के ही झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व सांगा के स्थान पर संभाला था। तो यहाँ पर ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रताप के समय झाला बीदा ने संभाला था और सांगा के समय झाला अज्जा ने। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आपकी क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके बाद में अब प्रताप ने युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ दिया। युद्ध का जब कोई परिणाम निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो प्रताप और उसके जो सैनिक थे वो पहाड़ों की ओर जाने लगे। तो जो युद्ध का रुख था वो पहाड़ों की ओर चला गया, अर्थात मुगल सैनिक भी पहाड़ों की ओर जाने लग गए। हल्दी घाटी से कुछ दूर स्थित बलीचा नामक स्थान पर घायल चेतक की मृत्यु हो गई बाद में आगे जाकर के, जहां उसका चबूतरा आज भी बना हुआ है। युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़े जाने से मुगल सेना ने प्रताप का पीछा नहीं किया। जब प्रताप के सैनिक छापामार युद्ध के लिए पहाड़ों की ओर चले गए, तो मुगल सेना ने उनका आगे पीछा नहीं किया और युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाया, अर्थात वही युद्ध एक तरह से समाप्त सा हो गया। तो यहाँ पर इस हल्दीघाटी युद्ध का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, किसी की पराजय किसी की विजय नहीं हो पाई, क्योंकि युद्ध का कोई परिणाम निकला ही नहीं। तो इस प्रकार अकबर जो था वो अपनी इच्छानुसार न तो प्रताप को पकड़ सका और न ही उसे अपने अधीन ला सका। तो यहाँ पर ये हल्दीघाटी का जो युद्ध है, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे झाला बीदा ने प्रताप के स्थान पर राजकीय छत्र धारण करके युद्ध जारी रखा था। इसके अतिरिक्त मान सिंह और जो महाराणा प्रताप थे उनके बीच में जो युद्ध चला था, मान सिंह मर्दाना हाथी पर सवार था और जबकि चेतक पर सवार थे महाराणा प्रताप। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध जो हाथी था वो कौन सा था, तो महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध जो हाथी था वो राम प्रसाद था। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखनी है कुछ चीजें। और युद्ध कब हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध डेट आपको ध्यान में रखनी है 18 जून 1576 को। हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था दोनों सेनाओं के अंतर्गत, तो प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था और जबकि मुगल सेना में सैयद हासिम कर रहा था। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कोई विशेष इसमें से आपसे पूछा नहीं जाएगा। आगे हम बात करें कि शाहबाज खां के अभियानों की बात कर रहे हैं। तो देखिए शाहबाज खां के अभियान, जब हल्दीघाटी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तो हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप को पूरी तरह से कुचलने के लिए, अर्थात पूरी तरह से ही समाप्त करने के लिए अकबर ने अपने मीर बख्शी कहा जाता है सेनापति, सेना का जो प्रमुख होता है वो मीर बख्शी कहलाता था मुगल काल में। तो सेनापति जो था मीर बख्शी, शाहबाज खां को 3 बार प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा, परंतु उसे भी कोई इसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। और इसी दौरान भामाशाह व उसके भाई ताराचंद ने चूलिया गांव में प्रताप से मिलकर 25 लाख रुपए तथा 20,000 असरफियां आर्थिक सहायता के रूप में प्रताप को भेंट की थी। यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि कहां पर आर्थिक सहायता मिली थी, चूलिया गांव में मिली थी। और किसने दी थी, भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने। तो यहाँ पर कितनी आर्थिक सहायता थी ये भी आपको ध्यान रखनी है, 25 लाख रुपए और 20,000 असरफियां। और भामाशाह की जो सैनिक और प्रशासनिक क्षमता को देख करके प्रताप ने रामा साहनी के स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था उसके बाद में। तो यहाँ पर ये भी चीज आपको ध्यान में, यहाँ छोटे क्वेश्चन बनने लायक होते हैं कि प्रताप ने अपना जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था भामाशाह को, वो किसके स्थान पर किया था, तो रामा साहनी के स्थान पर किया था। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और भामाशाह से आर्थिक सहायता से प्रताप ने सेना का फिर से पुनर्गठन किया और जुलाई 1582 ईस्वी में दिवेर के मुगल थाने पर आक्रमण किया। मुगलों के अधीन आ गया था दिवेर का थाना, तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए 1582 जुलाई 1582 में फिर से प्रताप ने उस पर आक्रमण किया। इस समय इस थाने का नियंत्रण जो था वो अकबर के चाचा सुल्तान खां के नेतृत्व में था। तो प्रताप के पुत्र जो अमर सिंह थे उनके द्वारा किए गए भाले के भीषण प्रहार से सुल्तान खां मारा गया तथा दिवेर पर प्रताप का अधिकार हो गया। तो यहाँ पर कर्नल जेम्स टाड ने जो दिवेर का जो युद्ध था उसको मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को कहा जाता है।
किसने दी है ये संज्ञा? कर्नल जेम्स टॉड ने दी है। और कब हुआ था ये? तो ये 1582 जुलाई 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। और जो दिवेर का जो मुगल सेनापति कह सकते हैं कि जो मुगल सूबेदार था या जो दिवेर का थाना किसके नियंत्रण में था? तो अकबर के जैसा सुल्तान खां के नियंत्रण में था। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनने लायक होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान अकबर के जो हुए उसके विषय में हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।